नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। एंड आज का जो एपिसोड है इसमें हम अगेन कैरियर ट्रांसपोर्ट जो है, जो लास्ट एपिसोड में हमने स्टार्ट किया था, उसी की कंटिन्यूटी में हम आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट टाइम मैं आपको ड्रिफ्ट करंट के बारे में समझाया था और थोड़ा सा मोबिलिटी का हमने इफेक्ट्स को देखे थे कि मोबिलिटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है। और उसमें हमने दो तरह के इफेक्ट देखे थे, दो तरह के मैकेनिज्म हमने देखे थे, जिसमें एक लैटिस स्कैटरिंग था और दूसरा आपका आयोनाइज्ड इम्प्योरिटी स्कैटरिंग जो था, उसकी वजह से हमारी मोबिलिटी जो चेंज हो रही थी उसको हमने देखा। आज का जो एपिसोड रहेगा इसमें मेनली मैं डिफ्यूजन करंट को डिस्कस करूंगा, बट अभी कुछ टॉपिक लास्ट के कुछ बचे हुए हैं, तो लास्ट एपिसोड के एक दो टॉपिक रह गए थे, उनको जरा मैं पहले कवर करा देता हूं और उसके बाद आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो डिफ्यूजन करंट पे मेरा टारगेट है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूं पहले कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, तो वो हम लोग देख लेते हैं। लास्ट टाइम एक तो हमने करंट डेंसिटी निकाली थी, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, और वो क्या आई थी बताइए जरा। ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो उसमें दो तरह की करंट डेंसिटी थी। एक आपकी ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी ड्यू टू होल एंड ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारे पास आई थी। और इसको अगर हम लिखें तो ये बनेगा QP म्यू पी इंटू ई, ठीक है, प्लस दिस इज QN म्यू एन इंटू ई, ठीक है। ये बन गया था मेरे पास J टोटल, ठीक है। अब सर देखिए, अगर मैं E को अलग कर दूं तो बन जाएगा QP म्यू पी प्लस QN म्यू एन और साथ में क्या आ गया E, दिस इज J। अब सर देखिए, ये जो क्वांटिटी है इस क्वांटिटी को हम नाम देंगे सिग्मा, कंडक्टिविटी। तो ये बन गया J इक्वल टू सिग्मा E, दिस इज ओम्स, दिस इज ओम्स, ये है मेरे पास ओम्स, ठीक है भाई। J इक्वल टू सिग्मा E, ये आप पहले भी पढ़ा है मेरे ख्याल से, आपने मेटल्स में पढ़ा है, तो वही चीज़ आपकी सेमीकंडक्टर में भी होगी। अब इसी को मैं V इक्वल टू IR में कन्वर्ट कर सकता हूं। जरा देखिए, मान लीजिए मेरे पास कोई सेमीकंडक्टर बल्क है, मान लीजिए मेरे पास कोई सेमीकंडक्टर बल्क है और अगर मैं उसके ऊपर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दूं, स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दूं V, इसकी लेंथ मान लीजिए L है मेरे पास और ये मेरे पास इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, और मान लीजिए करंट IR है, तो करंट डेंसिटी बनेगी दैट विल बी इक्वल टू I बाई A इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा की जगह पे 1/ρ कर देता हूँ रेजिस्टिविटी, और E जो है वो है V बाई L, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं अगर मैं मोड ले रहा हूँ सिर्फ, तो E जो होगा वो V बाई L होगा। तो यहाँ से अगर मैं करंट की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ, I विल बी इक्वल टू A ऊपर आ जाएगा A बाई ρL V बाई L, ठीक है दोस्तों। अब इस A को नीचे ले जाइए, नहीं मैंने गलत कर दिया ना, ये L दो बार ली दिया ना मैंने, ठीक है, हाँ जी, ये L मैंने दो बार लिया, चलिए कोई बात नहीं। अब जरा देखिए, अब क्या होगा, इस रो A को नीचे ले जाइए तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा V बाई ρL बाई A, एंड ρL बाई A इज रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसलिए क्या बन जाएगा, I इज इक्वल टू V बाई R। तो बेसिकली ये ओम्स लॉ को ही फॉलो कर रहा है यहाँ पे भी। R जो है वो क्या है, ρL बाई A, रेजिस्टेंस जो आएगा सेमीकंडक्टर मटेरियल का, दैट इज ρL बाई A। L इज द लेंथ ऑफ द मटेरियल, A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। इसको कैपिटल A लिख दो, स्मॉल a लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। और जो रजिस्टिविटी है दैट इज 1 कंडक्टिविटी, ठीक है भाई, याद रखिए। अब मुझे कंडक्टिविटी के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कंडक्टिविटी। अच्छा देखिए, लास्ट टाइम मैंने मोबिलिटी का भी आपको बताया था कि मोबिलिटी जो होती है उसका एक एक्सप्रेशन हमारे पास आया था 1/μL प्लस 1/μI, और उसको हमने देखा था कि अगर मान लीजिए टेम्परेचर के साथ मैं इसको प्लॉट करूं तो कुछ इस तरह का कर्व आता है मोबिलिटी का, ठीक है। ये हमने लास्ट टाइम देखा था दोस्तों। शुरुआत में जो था लो टेम्परेचर पे कौन डोमिनेट कर रहा था, जो इम्प्योरिटी आयनाइजेशन की वजह से जो स्कैटरिंग थी वो डोमिनेट कर रही थी, और उसके बाद हाई टेम्परेचर पे आपका जो लैटिस स्कैटरिंग थी वो डोमिनेट कर रही थी। उसकी वजह से मोबिलिटी का जो कर्व आया था कुछ इस तरह का हमारे पास बना था। अब मुझे कंडक्टिविटी के बारे में देखना है, मुझे इस टर्म के बारे में देखना है, दिस इज कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो मोबिलिटी भी है और कैरियर कंसंट्रेशन भी है। मैंने एक बात और बताई थी कि जो ड्रिफ्ट करंट होता है वो मेनली ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर होता है। जैसे मान लीजिए N टाइप मटेरियल ले लूं, मान लीजिए मैं बोलूं कि मेरे पास N टाइप मटेरियल है, अगर मैं N टाइप मटेरियल ले लूं तो N इज मच ग्रेटर देन P आएगा। तो उस केस में जो J बनेगा दोस्तों, N इज मच ग्रेटर देन P बन जाएगा। तो J जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा अप्रोक्सीमेटली QN म्यू,
Qn म्यू एन इंटू ये बनेगा दोस्तों, ये मेरे पास बनेगा जी करंट डेंसिटी की वैल्यू। अब जरा ध्यान से देखें, जो करंट डेंसिटी है दैट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, एक एन पे और एक यू पे, या कंडक्टिविटी आप बोल सकते हो, दिस इज कंडक्टिविटी सिग्मा। तो सिग्मा की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है, एक तो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन पे और एक मोबिलिटी पे। अब जरा टेम्परेचर के साथ दोनों चीजों को देखते हैं। देखिए ये है मेरे पास 1/2, मैं इनवर्स ऑफ टेम्परेचर दिखा रहा हूँ। इसका मतलब इधर जो है, इधर 1/T की वैल्यू हाई है, इसका मतलब T की वैल्यू लो है, इधर लो टेम्परेचर है, इधर हाई टेम्परेचर है। तो अगर इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन देखोगे तो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन कुछ इस तरह की आएगी दोस्तों। ये आप जानते हो, ये पहले भी पढ़े हो आप। ये जो रेंज है ये पार्शियल आयनाइजेशन रेंज है, ये आपका एक्सट्रिंसिक रेंज है, और इसके बाद ये कौन सी है, इंट्रिंसिक रेंज। ठीक है, ये मेरे पास क्या थी, इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन थी टेम्परेचर के साथ। अब आइए मोबिलिटी। तो मोबिलिटी को अगर मैं दिखाऊं तो मोबिलिटी जो है वो कुछ इस तरह की है दोस्तों, ये है म्यू, ये है मेरी मोबिलिटी, ये मोबिलिटी का कर्व है, ठीक है ना। तो अब जरा देखिए, मुझे मेरे पास मोबिलिटी का कर्व है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन उसका कर्व है, तो इसका मतलब मैं सिग्मा को प्लॉट कर सकता हूं। सिग्मा कैसे वेरी करेंगे, तो जरा देखिए समवेयर यहां तक आप कह सकते हो, यहां तक अगर आप देखें, ये रफ एक प्लॉट है, ठीक है, मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूं आपको। तो अगर आप यहां तक देखोगे तो यहां तक आप क्या बोल सकते हो, एन बढ़ रहा है, म्यू भी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहे हैं। अच्छा ये देखो, ये लो टेम्परेचर में है, तो इसका मतलब ये जो मोबिलिटी का ये जो हिस्सा है ये ड्यू टू आयनाइज्ड इम्प्योरिटी इसमें डोमिनेट कर रहा है। आयनाइज्ड इम्प्योरिटी की वजह से जो स्कैटरिंग है वो डोमिनेट कर रही है। और ये वाले हिस्से में क्या है बताओ, लार्ज टेम्परेचर है, इसमें लैटिस स्कैटरिंग जो मोबिलिटी है, लैटिस स्कैटरिंग की वजह से मोबिलिटी लिमिट हुई है, ठीक है। अब जरा देखिए, अगर मैं इस रेंज की बात करूं तो इसमें एन भी बढ़ रहा है और मेरा म्यू भी बढ़ रहा है, एन भी बढ़ रहा है और म्यू भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे जो मेरे सिग्मा की वैल्यू है वो इंक्रीज होती है अगर मैं लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ आऊँ यहाँ तक। उसके बाद जरा देखिए, उसके बाद ये क्या हो गया बताओ, ये तो कांस्टेंट हो गया, ये मेरा कांस्टेंट हो गया, जबकि ये कम होता जा रहा है। इसका मतलब ये कांस्टेंट है, ये कम होता जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपकी जो कंडक्टिविटी है वो थोड़ी डाउन आएगी और फिर यहाँ से ऊपर चले जाएगी फिर से, ठीक है। यहाँ तक क्यों डाउन आ रही है, पॉइंट को समझिए। कंडक्टिविटी ये डाउन क्यों आई है, बिकॉज ये कांस्टेंट है और ये नीचे आ रहा है, ये कांस्टेंट है, ये डाउन आ रहा है। तो इसका मतलब है ये अगर कम होगा तो प्रोडक्ट भी तो कम आएगा, थोड़ा डाउन होगा और फिर से शूट करेगा इस रेंज में, फिर से आपकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास कंडक्टिविटी की कैरेक्टरिस्टिक्स बनेंगी, आप एक बार देख लीजिए। और कंडक्टिविटी जो है वो है इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। अगर मैं रेजिस्टिविटी को प्लॉट करूं डोपिंग के साथ, जरा देखिए, अगर मैं यहाँ पे डोपिंग ले रहा हूं और यहाँ पे रेजिस्टिविटी की बात कर रहा हूं, तो मैं बोल सकता हूं डोपिंग जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे एन बढ़ेगा, ठीक है, और वैसे वैसे कंडक्टिविटी बढ़ेगी। अब ये वाला प्लॉट नहीं है, अब ये दूसरा प्लॉट है। जैसे जैसे डोपिंग बढ़ेगी वैसे वैसे कंडक्टिविटी बढ़ेगी सेमीकंडक्टर में, ठीक है। और अगर कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टिविटी डाउन आएगी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह की आएगी, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, रेजिस्टिविटी डोपिंग के साथ कैसे बदलती है, या कंडक्टिविटी भी बोल सकते हो। कंडक्टिविटी यहाँ पे बढ़ेगी, कंडक्टिविटी जस्ट इसका उल्टा है, ठीक है ना। तो कंडक्टिविटी यहाँ पे इंक्रीज होगी, ठीक है भाई। तो ये मैंने देखा लास्ट टाइम, ये हमने कंडक्टिविटी थोड़ा सा बचा हुआ था, इसको मैंने आज पूरा कर दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब करंट की बात करते हैं। जरा देखिए करंट कैसे देखें, तो करंट जो होगा जितना ज़्यादा आपकी कंडक्टिविटी होगी उतना ज़्यादा लार्ज करंट होगा, सिंपल सी बात है। जितना ज़्यादा कंडक्टिविटी होगी उतना आपका करंट ज़्यादा होगा फॉर द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जरा देखिए, अगर मान लीजिए मैं बोलूं कि मेरे पास 3 तरह के मटेरियल हैं, एक एन टाइप, एक पी टाइप और एक आपका इंट्रिंसिक, और वी वर्सेस आई अगर मैं प्लॉट करूं तो फॉर द सेम वोल्टेज, मतलब फॉर द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड एन टाइप मटेरियल में और फॉर द सेम डोपिंग भी अगर मैं सेम कर दूं तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स बनेंगी। जैसे देखिए यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज को सेम ले लूँ, चलिए मैंने ये वोल्टेज ले लिया, इस पॉइंट पे इतनी वोल्टेज अप्लाई कर रखी है। एक बार एन टाइप था, एक बार पी टाइप था और एक बार इंट्रिंसिक था, एन टाइप और पी टाइप में डोपिंग का लेवल सेम है, फिर भी फॉर द सेम वोल्टेज पी टाइप में कम करंट है कंपेयर टू एन टाइप। क्यों भाई, बिकॉज यहां पे एन टाइप की मोबिलिटी जो होती है वो ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होती है होल से,
इसीलिए जब भी आपने देखते हो, आप जब बीजेटी पढ़ोगे तो ज्यादातर एप्लीकेशन में हम एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, क्योंकि एनपीएन में जो जरा देखो पीएनपी कम यूज होता है, एनपीएन ज्यादा यूज होता है बिकॉज ऑफ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो यहां पे आप कह सकते हो फॉर द सेम पोटेंशियल डिफरेंस और सेम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सेम डोपिंग, एन टाइप में ज्यादा करंट होगा कंपेयर टू पी टाइप एंड कंपेयर टू इंट्रिंसिक। तो हम यहां से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। आपने ये चीज देखी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चलते हैं। और नेक्स्ट जो मैं आपको बता रहा हूं वो है वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा वेलोसिटी के बारे में हम समझते हैं, बट मैं सोच रहा हूं उससे पहले एक क्वेश्चन कर लिया जाए। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। एक बात और मैं बता दूंगा आपको आगे बढ़ने से पहले, एक बात और आप याद रखिएगा, जो मेरी मोबिलिटी होती है दैट विल डिपेंड ऑन द आयोनाइज्ड इंप्योरिटी। मोबिलिटी डिपेंड्स ऑन आयोनाइज्ड इंप्योरिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मोबिलिटी जो है वो आयोनाइज्ड इंप्योरिटी पे डिपेंड करेगी दोस्तों। कैसे, इधर देखिए, मैं एक तो क्वेश्चन ले रहा हूं, मेरे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, जरा देखिएगा, उस क्वेश्चन से समझिएगा। एक क्वेश्चन है, कंसिडर ए कंपनसेटेड एन टाइप सिलिकॉन। कंपनसेटेड का मतलब क्या है, जिसमें एन टाइप और मतलब डोनर और एक्सेप्टर इंप्योरिटी दोनों होती हैं। तो मान लीजिए एन टाइप है, इसका मतलब डोनर इंप्योरिटी ज्यादा है उसके अंदर। ठीक है, तो एन टाइप मान लीजिए मेरे पास कोई सेमीकंडक्टर है एट 300 केल्विन, तो टेम्परेचर ज्यादा लार्ज नहीं है, इसलिए यहां पे जो लैटिस स्कैटरिंग का इफेक्ट था वो आप इतना ज्यादा डोमिनेट नहीं करेगा। खैर, एन टाइप सिलिकॉन दे रखा आपको, एन टाइप सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन है भाई, ये दे रखा है 300 केल्विन पे। कंडक्टिविटी आपको दे रखी है सिग्मा इज इक्वल टू 16 ओम सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है भाई, ये आपको दे रखी है कंडक्टिविटी। एंड एन एक्सेप्टर डोपिंग कंसंट्रेशन Na आपको दे रखा है 10⁻17 पर cc। ये आपको दे रखा है भाई, एक्सेप्टर कंसंट्रेशन दे रखी है। डिटरमिन द डोनर कंसंट्रेशन एंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। आपको एक तो म्यूएन बताना है एंड एक आपको एनडी बताना है। ये दोनों चीज आपको कैलकुलेट करनी है भाई। अब कैसे करें, आपको सिग्मा पता है। अब मुझे बताइए एन टाइप मटेरियल है, तो एन टाइप मटेरियल तो सिग्मा की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू क्यू इंटू म्यू एन इंटू बोलिए इंटू एन डी माइनस एन ए, क्योंकि मैं मान रहा हूं कि एन डी माइनस एन ए जो होगा वो मच ग्रेटर होगा। मैं यहां पे क्या ले रहा हूं, मैंने पी वाला नहीं लिखा, जरा देखो मैंने पी वाला नहीं लिखा। ठीक है, मैं क्या मान के चल रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं एन डी माइनस एन ए जो होगा दैट विल बी मच ग्रेटर देन पी, क्योंकि एन टाइप है, मच ग्रेटर देन पी। ठीक है भाई, इसलिए मैंने पी टाइप लिखा ही नहीं। मैंने आपको बताया मेजॉरिटी कैरियर की वजह से होता है ये करंट। ठीक है, तो कंडक्टिविटी मेरे पास ये आ गई है दोस्तों, ई नहीं आएगा इसमें, तो करंट डेंसिटी में ई आएगा, कंडक्टिविटी में ई नहीं आएगा। ठीक है ना, हाँ जी, तो ये मेरे पास कंडक्टिविटी बनेगी और कंडक्टिविटी आपको दे रखी है विच इज 16। तो अगर मैं यहाँ पे 16 पुट कर दूं, दिस विल बी इक्वल टू क्यू म्यू एन एन डी माइनस 10⁻17 और Q की वैल्यू आपको पता है, Q होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब सर देखिए, अब आप कैसे निकालोगे ND को जब तक आपको म्यूएन नहीं पता है। और म्यूएन जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, आयनाइज्ड इंप्योरिटी पे। अब सोचिए इसके अंदर Na भी है और इसके अंदर ND भी है। अगर मैं रूम टेम्परेचर की बात करूं तो मैं मान सकता हूं कि ये सारी की सारी जो इंप्योरिटी थी वो सारी आयनाइज हो रखी है। जो भी आपने डोप किया वो सब का सब आयनाइज हो रखा है। सिमिलरली जो डोपिंग है वो भी सारी आयनाइज हो रही है, मतलब जो डोनर टाइप इंप्योरिटी है वो भी सारी आयनाइज हो रखी है। तो टोटल आयोनाइज्ड इंप्योरिटी क्या बनेगी, टोटल आयोनाइज्ड इंप्योरिटी विल बी इक्वल टू ND प्लस Na माइनस। ये जो टोटल आयनाइज्ड इंप्योरिटी होगी ये मोबिलिटी को अफेक्ट करेगी। अब आप बोलोगे क्यों, सोचिए मेरे पास कोई सिलिकॉन कोई मटेरियल है, कोई बल्क है और उसके अंदर एक्सेप्टर इंप्योरिटी भी है और डोनर इंप्योरिटी भी है, तो प्लस माइनस चार्जेस इसके अंदर होंगे सारे। ठीक है ना, इस तरह के चार्ज आएंगे। तो हर एक
जो चार्ज होगा प्लस माइनस जो भी चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन के फ्लो को चेंज करेगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को चेंज करेगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। तो उसकी वजह से वो स्कैटर होगा तो मोबिलिटी पे अफेक्ट होगा। इसका मतलब जो मोबिलिटी होगी उस पर टोटल आयोनाइज्ड इंप्योरिटी हम लोग देखते हैं, उस पर डिपेंड करेगी ये। इसका मतलब इट इज डिपेंडेंट ऑन एनडी। ये एक इंडिपेंडेंट टर्म नहीं है, ये एक डिपेंडेंट टर्म है, ये एनडी पे भी डिपेंड कर रही है। पॉइंट को समझिए। तो आप इसको निकाल नहीं पाओगे यहां पे। क्यों भाई? क्योंकि अब इसको चेंज करोगे तो ये भी चेंज होगा साथ ही साथ, इसको चेंज करो और एक ही इक्वेशन है, दो अननोन है, तो कैसे करें फिर? यहाँ पे हम फंस गए फिर। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एक, मेरे पास अगर मैं एक रफ आइडिया दूं आपको, मान लीजिए एनडी की वैल्यू मेरे पास ये है कुछ 2 × 10⁻17। अगर मैं ये ले लूं और मैं मान के चला हूं कि टोटल आयनाइज मतलब सारे के सारे इंप्योरिटी जो है वो आयनाइज हो रखी है, तो इन दैट केस जो टोटल आयनाइज्ड इंप्योरिटी बनेगी Nd प्लस Na- वो जो बनेगा, मैं कंप्लीट आयनाइजेशन मान रहा हूं, तो ये जितना है ये सारा आयनाइज हो रखा है। अच्छा, जो Na था वो भी सारा आयनाइज हो रखा है। Na कितना था? 10⁻17। इसका मतलब ये बन जाएगा जो टोटल आयोनाइज्ड इंप्योरिटी बनेगी वो बनेगी 3 × 10⁻17। और मोबिलिटी जो है वो इस पे डिपेंड करेगी। तो इसके हिसाब से अगर आप मोबिलिटी निकाल के देखोगे तो मोबिलिटी जो बनेगी मेरे पास वो जो आएगी मतलब आप 16 से मोबिलिटी मत निकालिए, ये इटसेल्फ अपने आप इंडिपेंडेंटली मोबिलिटी को डिफाइन करेगा, म्यू को अपने आप डिफाइन करेगा ये। और यहां से जो म्यू बनेगा इसके हिसाब से मत देखिए कि भाई एनडी की वैल्यू, ये तो मैंने रैंडम लिया ना, कोई भी मान लीजिए एनडी की वैल्यू मैं ये ले लूंगा तो म्यू जो है वो एनडी ही डिफाइन कर देगा, वो ये डिफाइन नहीं करेगा। पॉइंट को समझिए, ठीक है? ये चीज डिफाइन नहीं करेगी, ठीक है ना? तो इसका मतलब जो म्यू की वैल्यू आएगी यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो म्यू मेरे पास आएगा करीबन 510। ये अपने आप डिफाइन हो जाएगा इसकी वजह से। और अगर 510 मैं यहाँ पे पुट करूं और एनडी की वैल्यू ये पुट करूं तो उससे ये जो है ये बराबर नहीं आ रहा। मतलब जो कंडक्टिविटी है यहां से जो कंडक्टिविटी आएगी सिग्मा, दैट विल बी इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जो बनेगी वो बनेगी 8.16। अगर आप पुट करोगे तो 8.16 बनेगी। अगर आप एनडी की वैल्यू ये लेते हो तो म्यू एन अपने आप यहां से ये आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये कहां से आया? ये एक्सपेरिमेंटली डिटेक्टेड है, ठीक है? ये एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया कि अगर आप एनडी ये लोगे तो म्यू एन ये आ जाएगा और उससे फिर सिग्मा की वैल्यू ये आएगी। लेकिन आपको तो 16 चाहिए सिग्मा। इसका मतलब पॉइंट को समझिए, आप यहां से ये नहीं कैलकुलेट कर सकते, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर इनमें से एक भी डिसाइड हो गया तो दूसरा अपने आप डिसाइड हो जाएगा और फिर उनका प्रोडक्ट देख के हम ये कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे अगला केस देखिए, अगर मैं बोलूं एनडी की वैल्यू, मेरे पास एक और वैल्यू दे रखी है आपको, एनडी की वैल्यू अगर मान लीजिए मैं ले लेता हूं 5 × 10⁻17, तो आप बताओ टोटल आयनाइज्ड इंप्योरिटी जो बनेगी वो क्या बनेगी? कंप्लीट आयनाइजेशन ले रहा हूं तो ये जो टोटल आयनाइज्ड इंप्योरिटी बनेगी वो बनेगी Nd प्लस Na-, और वो क्या बनेगा? 5 × 10⁻17 ये और 10⁻17 ये, तो क्या बन जाएगा? 6 × 10⁻17। ठीक है, ये मेरे पास कंप्लीट आयनाइजेशन आ जाएगी, टोटल आयनाइज्ड इंप्योरिटी आ जाएगी, ठीक है? 6 × 10⁻17 ये मेरे पास टोटल आयनाइज्ड इंप्योरिटी आएगी। और इसकी वजह से जो सिग्मा आएगा म्यू एन, दैट विल बी इक्वल टू, वो जो बनेगा वो मेरे पास बनेगा 325 के राउंड। अब जरा देखो, जितनी ज्यादा आयनाइज्ड इंप्योरिटी है उतना मोबिलिटी कम हो जाएगी, बिकॉज उतना स्कैटरिंग फिर ज्यादा होगी। और यहां से अगर ये दोनों पुट करोगे आप, एनडी की वैल्यू ये पुट करोगे और म्यू एन की वैल्यू ये पुट करोगे, तो यहां से जो कंडक्टिविटी आएगी दैट विल बी इक्वल टू, जो कंडक्टिविटी आएगी वो आएगी मेरे पास 20.8। इसका मतलब कंडक्टिविटी आप इस तरह से नहीं देख सकते हो कि कंडक्टिविटी से ये नहीं निकाल सकते हो आप, ऑलवेज याद रखिए। ये एक चीज होगी तो दूसरे को अपने आप डिफाइन कर देगी और उसके हिसाब से फिर कंडक्टिविटी निकलेगी। तो एक केस में हमने एनडी की वैल्यू ये ली और एक केस में एनडी की वैल्यू ये ली। इस केस में सिग्मा ये आ रहा है, इस केस में सिग्मा ये आ रहा है, लेकिन सिग्मा की वैल्यू तो 16 के अराउंड है। इसका मतलब इनके बीच में है समवेयर। तो इसका मतलब आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। मुझे पता है एनडी की वैल्यू इसके बीच में आएगी समवेयर, कहीं इनके समवेयर कहीं बीच में आएगी, और वो आपको हिट एंड ट्रायल से जाना पड़ेगा और तब आपको यहाँ पे एनडी निकालना पड़ेगा, क्योंकि एनडी इंडिपेंडेंटली नहीं निकलेगा। पॉइंट को समझिए, ठीक है? तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा भैया, ठीक है? उम्मीद है आपको एक केस समझ आएगा। आप सोल्व नहीं कर सकते ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है? तो यहाँ पे हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा और उस तरह से आपको सोल्व करना पड़ेगा। और वो भी आपको टेबल दिया होगा कि भाई इस एनडी पे ये होगा, अच्छा इस एनडी पे मोबिलिटी की वैल्यू ये होगी, उस टेबल का यूज करके फिर आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो पॉइंट को समझिए कि यहाँ पे क्या दिक्कतें खड़ी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो मेरे पास टॉपिक है वो है वेलोसिटी के बारे में, ठीक है? जैसे हमने देखा कि जो हमारे पास कंडक्टिविटी थी सिग्मा, या मोबिलिटी, नॉट कंडक्टिविटी,
हमने देखा मोबिलिटी, अगर आपको याद हो पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था, जो मेरे पास मोबिलिटी थी दोस्तों, दैट वाज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये था मोबिलिटी जो थी वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड थी, मैग्नीट्यूड वाइज अगर मैं बताऊं तो, या क्योंकि मैं गलत बोल गया क्या, हाँ मैं गलत बोल गया, मैंने ये गलत लिख दिया। जरा देखिए, कई बार मिस्टेक हो जाती है। जरा देखिए, मैंने आपको बताया कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई थी मेरे पास वीडी, दैट वाज मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यही आया था ना। तो अगर मैं वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसकी वजह से करंट बनता है, वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो ये कुछ इस तरह का बनेगा दोस्तों। शुरू में लीनियरली आएगा और उसके बाद ये सैचुरेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए सिलिकॉन की अगर बात करोगे तो सिलिकॉन में इस तरह का आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड। हालांकि हमें लीनियर लग रहा है ये, बट ये लीनियर रहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जरा देखिए, जब लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, लो इलेक्ट्रिक फील्ड पे तो ये प्रोपोर्शनल रहेगा और इसका जो स्लोप आएगा वो मोबिलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। जो स्लोप है वो म्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, मोबिलिटी को। जब आपकी फील्ड हाई होगी, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूंगा, तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पे स्लोप जो है वो कम हो जाएगा। ध्यान से देखो, मोबिलिटी जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। मोबिलिटी जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, स्लोप आपका जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है, डाउन आ रहा है, तो मोबिलिटी भी आपकी कम होना शुरू हो जाएगी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पे। और ये हर सेमीकंडक्टर में होता है। इसको बोलते हैं वेलोसिटी सैचुरेशन। क्या बोला जाता है? वेलोसिटी सैचुरेशन, वेलोसिटी सैचुरेशन। अब एक और चीज मैं बताता हूं आपको, गैलियम आर्सेनाइड में इस तरह का नहीं देखा गया। गैलियम आर्सेनाइड में क्या देखा गया सुनिए, अगर मैं गैलियम आर्सेनाइड की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करूं तो गैलियम आर्सेनाइड में देखा गया कुछ इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसमें। मतलब यहां पे इस पॉइंट के बाद अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे पास जो वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो डाउन हो रही है। मोबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहा हूं तो मोबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। इससे क्या होगा? इससे इसका जो रेजिस्टेंस आएगा वो नेगेटिव आएगा। आप बोलोगे नेगेटिव रेजिस्टेंस क्यों आएगा सर? ये मेरा गैलियम आर्सेनाइड का है, गैलियम आर्सेनाइड। बिकॉज ऑफ दिस रीजन, ये जो रीजन है ये नेगेटिव रेजिस्टेंस को शो कर रहा है, नेगेटिव रेजिस्टेंस। अब आप बोलोगे सर नेगेटिव रेजिस्टेंस कैसे शो कर रहा है ये? देखो, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वही करंट को डिसाइड करती है। क्योंकि अगर आपको पता हो, करंट जो होता है वो होता है NeAVD, समथिंग कुछ इस तरह का होता है। N अगर मैं केवल इलेक्ट्रॉन की वजह से अगर मैं देखूं तो ये इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन है, E इज द चार्ज, A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, VD इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसका अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है करंट। तो अगर मैं करंट को प्लॉट करके दिखाऊं आपको, जो करंट को अगर मैं प्लॉट करूं तो जिस तरह का VD का ग्राफ होगा वैसा ही करंट का भी ग्राफ होगा। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखें, और इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल होती है। पोटेंशियल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। तो सर देखिए, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहा हूं तो करंट मेरा बढ़ता जा रहा है एक पॉइंट तक। उसके बाद गैलियम आर्सेनाइड में पोटेंशियल बढ़ने के साथ करंट कम हो रहा है, पोटेंशियल बढ़ने के साथ करंट मेरा कम हो रहा है। तो इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है वो नेगेटिव है। इसका मतलब dV/dI जो है यहाँ पे इस रेंज में आपका नेगेटिव है। तो इसलिए गैलियम आर्सेनाइड में ये नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों होता है गैलियम आर्सेनाइड में? पहली बात तो ये इकलौती प्रॉपर्टी गैलियम आर्सेनाइड में होती है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये एक नई एप्लीकेशन को हमारे लिए खड़ा कर देती है। इसीलिए गैलियम आर्सेनाइड का जो मटेरियल होता है उसको हम, जो हमारे ऑसिलेटर होते हैं उनको डिजाइन करने में यूज करते हैं। यूज्ड फॉर डिजाइनिंग ऑसिलेटर। ऑसिलेटर जो हम डिजाइन करते हैं वो बेसिकली गैलियम आर्सेनाइड की हेल्प से डिजाइन करेंगे, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, नेगेटिव रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी, ठीक है। अब सुनिए, आप बोलोगे सर ये कैसे हुआ? मतलब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहा हूं तो मेरी मोबिलिटी डाउन क्यों हो रही है? नेगेटिव मोबिलिटी क्यों आ गई? ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेरी डाउन क्यों हो रही है? ठीक है, तो वो जरा देखिए। उसको मैं समझाने के लिए मैं ई के डायग्राम का सहारा ले सकता हूं। यूजिंग ई के डायग्राम मैं इसको समझा सकता हूं। अब आप बोलोगे ई के डायग्राम से कैसे? जरा देखिए, अगर आप गैलियम आर्सेनाइड का ई के डायग्राम देखोगे, इधर मेरा के है, तो गैलियम आर्सेनाइड का ई के डायग्राम जो होता है दोस्तों वो कुछ इस तरह का होता है। एक मिनट,
गैलियम आर्सेनाइड का जो ई के डायग्राम होता है, अगर मैं उसको दिखाऊं तो वो कुछ इस तरह का होता है। यहां पे एक गैप है बेसिकली, दिस इज 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मेरे पास वैलेंस बैंड है और ये मेरे पास कंडक्शन बैंड, माफ कीजिएगा मैंने उल्टा लिख दिया। दिस इज कंडक्शन बैंड ऊपर वाला, दिस इज कंडक्शन बैंड, दिस इज वैलेंस बैंड। हाँ अब जरा देखिए इलेक्ट्रॉन मेनली कहाँ पे होते हैं, यहाँ पे ये आपका डायरेक्ट सेमीकंडक्टर है, तो इलेक्ट्रॉन मेनली यहाँ पे आपके बैठे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे बैठे होते हैं, होल आपके यहाँ पे होते हैं, ठीक है भाई। अब सुनिए, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाओगे तो इनकी एनर्जी बढ़ेगी, और अगर एनर्जी बढ़ेगी तो ये यहां से उठ के यहां पे आ जाएंगे, यहां पे ट्रांजिशन होगा इनका, यहां से उठ के इलेक्ट्रॉन इस जगह पे आ जाएंगे। अब अगर आप ध्यान से देखें, यहां पे जो कर्वेचर है और यहां पे जो कर्वेचर है, यहां पे कर्वेचर आपका कम है, मतलब आप ये बोल सकते हो यहां पे कर्वेचर कम है, यहां पे कर्वेचर ज्यादा है। तो जो इलेक्ट्रॉन का जो इफेक्टिव मास होगा दोस्तों, वो यहां पे अगर आप पूछें तो यहां पे होता है 0.067 एम नोट, अप्रोक्सीमेटली ये होता है। और यहां पे जो इफेक्टिव मास है इलेक्ट्रॉन का, वो जो बनेगा वो बनेगा पॉइंट समथिंग कुछ 57 एम नोट। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, एम नोट का मतलब जो वैक्यूम में उसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है ना। तो अगर इफेक्टिव मास की बात करेंगे तो 0.55 है भाई, 0.57 अप्रोक्सीमेटली इतना है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कि यहां पे इफेक्टिव मास क्या होता है और यहां पे क्या होता है। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे जंप कर जाएगा, और यहां पे जंप करेगा तो इफेक्टिव मास बढ़ जाएगा, मोबिलिटी उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो पॉइंट को समझिए, यहां पे जो स्लोप है इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने के साथ जो स्लोप है वो नेगेटिव हो गया, ठीक है, मतलब मोबिलिटी डिक्रीज होती जा रही है। चेंज इन मोबिलिटी विद चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नेगेटिव था, ये कैसा, ठीक है। पॉइंट को समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, या चेंज इन ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखिए, चेंज इन ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी विद चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव। ये मेरा नेगेटिव, ये घटता जा रहा है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहा है तो वीडी घट रहा है। अब घटने का केवल एक ही तरीका हो सकता है, क्या, क्योंकि वीडी और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये म्यू होता है, तो जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे म्यू की वैल्यू कम होती जाएगी, दैट्स व्हाई वीडी आपका कम होता चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे म्यू जो है वो कम होता जा रहा है। जितना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपका इफेक्टिव मास बढ़ जाएगा उसका, और उससे जो उसका जो मोबिलिटी होगी वो घटेगी, उसका रेजिस्टेंस जो है वो नेगेटिव आएगा। गैलियम आर्सेनाइड में ऐसा होता है दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम गैलियम आर्सेनाइड में ई के डायग्राम से ये चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी है गैलियम आर्सेनाइड की, ये प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं फॉर डिजाइनिंग ऑसिलेटर, क्योंकि ये नेगेटिव रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसमें रेजिस्टेंस जो आएगा नेगेटिव आएगा। अगर मैं वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाऊंगा आपको सेमीकंडक्टर की, अगर मैं वी वर्सेस आई कैरेक्टरिस्टिक्स, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी दोस्तों वो कुछ इस तरह की बनेगी। शुरू में अगर आप पोटेंशियल वोल्टेज अगर आप बता रहे, सोचिए मेरे पास कोई सेमीकंडक्टर है और मैंने क्या किया, मैंने उसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस, और मान लीजिए मैं पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को बढ़ाते जा रहा हूं। ये बढ़ाने का मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन पॉइंट्स के बीच में, इधर हायर पोटेंशियल इधर लोअर पोटेंशियल, इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको इंक्रीज करो। और अभी हमने देखा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करोगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो करंट भी मेरा इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इसका मतलब मैं यहाँ से करंट को अगर मैं दिखाऊंगा तो कुछ इस तरह का जाएगा, अगर मेरा वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो करंट भी इंक्रीज। अब मान लीजिए अगर मेरा वोल्टेज इंक्रीज होगा तो करंट भी इंक्रीज होगा। अब ये बोल सकते, अब एक पॉइंट के बाद वोल्टेज का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, ये ध्यान रखिएगा, वोल्टेज का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद ये वेलोसिटी सैचुरेट हो जाएगी, इसका मतलब जो करंट है वो भी आपका सैचुरेट हो जाएगा, इसका मतलब करंट भी आपका क्या हो जाएगा, करंट आपका कांस्टेंट हो जाएगा एक फील्ड के बाद। अगर एक पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते बढ़ाते चले गए तो एक पोटेंशियल के बाद करंट आपका कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप मजे ले रहे हो, आप बढ़ाते चले गए तो फिर से आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज ड्यू टू इम्पैक्ट आयोनाइजेशन, दिस इज ड्यू टू इम्पैक्ट आयोनाइजेशन। अब आप बोलोगे सर ये क्या होता है, इम्पैक्ट आयोनाइजेशन, अब इसको बताता हूं आपको। दिस इज ड्यू टू इम्पैक्ट आयोनाइजेशन, ये जो एकदम से जो बढ़ा है दिस इज ड्यू टू इम्पैक्ट आयोनाइजेशन। अब आप बोलोगे ये इम्पैक्ट आयोनाइजेशन क्या होती है, सुनिए। अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत ज्यादा हाई कर दिया तो जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होंगे
उनकी उनकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि वो जैसे वो टकराएंगे किसी दूसरे एटम के साथ, वो खुद तो फ्री रहेंगे ही रहेंगे और एक्स्ट्रा फ्री कर जाएंगे, क्योंकि इतनी तेज वेलोसिटी है उनकी। जैसे वो टकराएंगे वो रिकम्बाइन होने की बजाय वहां पे जो एटम के साथ और इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए हैं उनको भी तोड़ देंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं इम्पैक्ट आयनाइजेशन। ठीक है, तो इसकी वजह से आपका करंट और ज्यादा तेज बढ़ना शुरू हो जाएगा अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते जा रहे हो तो। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा करंट वर्सेस पोटेंशियल का किस तरह का कर्व होता है मेरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट। तो यहां पे मेरे पास जो ड्रिफ्ट करंट था, ड्रिफ्ट करंट के बारे में जो जानकारी थी वो मैंने कंप्लीट करा दी है। जो अधूरी चीज थी वो थोड़ी सी मैंने बताई आपको। अब मैं एक और करंट की तरफ बढ़ रहा हूं और वो है मेरा डिफ्यूजन करंट। ठीक है, तो हेडिंग डालिए डिफ्यूजन करंट। ये मेरा देखते हैं डिफ्यूजन करंट। अब ये क्या होता है, ये कमाल की चीज है भाई ये भी। ठीक है, ये भी बढ़िया इंपॉर्टेंट है और आपको सीखना पड़ेगा इसको भी। ठीक है, इसको समझना पड़ेगा। जरा देखिए, मान लीजिए मेरे पास कोई सेमीकंडक्टर है, मेरे पास कोई सेमीकंडक्टर है, यहां पे x की वैल्यू 0 है और यहां पे मान लीजिए x इक्वल टू L है। और जो कंसंट्रेशन है सेमीकंडक्टर की, मैंने आपको बताया था दिस इज ड्यू टू, बताओ डिफ्यूजन करंट क्या होता है, ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब एक तरफ ज्यादा कंसंट्रेशन, एक तरफ लोअर कंसंट्रेशन है, तो उस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से आपका एक करंट बनता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई सेमीकंडक्टर है और मैं इसमें कोई रीजन डिफाइन कर रहा हूं, मान लीजिए मैं कोई रीजन डिफाइन कर रहा हूं कि एक रीजन मान लीजिए यहां पे है कोई और एक रीजन मान लीजिए इधर है कोई। मैंने दो रीजन डिफाइन किए, इनमें लेंथ जो है वो मान लीजिए मैं LC ले रहा हूं। LC इज द मीन फ्री पाथ लेंथ, जिसमें स्कैटर नहीं हो रहा है। ये वो लेंथ है जिसमें ये स्कैटरिंग नहीं हो रही है इलेक्ट्रॉन की या होल की। ठीक है, तो मीन पाथ लेंथ है ये, मीन फ्री पाथ लेंथ है ये। और कंसंट्रेशन जो है वो कुछ इस तरह की है दोस्तों। मान लीजिए x के साथ जो कंसंट्रेशन है, होल कंसंट्रेशन, वो मान लीजिए मेरे पास कुछ इस तरह की है। मान लीजिए मैं होल की कंसंट्रेशन देख रहा हूं, ये मेरे पास कोई सेमीकंडक्टर है, कोई सेमीकंडक्टर है। ठीक है ना, अब सुनिएगा, यहां पे कंसंट्रेशन देखो यहां से लेके यहां तक चेंज हो रही है और यहां से लेके यहां तक भी चेंज हो रही है। तो अगर मैं इस रीजन में अगर मैं एवरेज कंसंट्रेशन की बात करूं तो मान लीजिए इस रीजन में मेरी एवरेज कंसंट्रेशन जो है वो P1 है, वो कुछ इतनी है P1। और इस रीजन में जो एवरेज कंसंट्रेशन है वो इसके मिडिल में ले लेता हूं, वो है मान लीजिए मेरी P2। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम दिस टू दिस, मतलब इसके मिडिल से इसके मिडिल तक, वो जो डिस्टेंस है वो क्या है बताओ? ये जो मिडिल की जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज LC, क्योंकि बीच वाला LC/2 हो जाएगा, ये भी LC/2 हो जाएगा, तो मिडिल जो डिस्टेंस बनेगी वो LC बनेगी। तो अब बताइए, अगर मैं यहां से ये बोलूं कि dp/dx की वैल्यू क्या बनेगी, किस रेट से मेरा ये कम हो रहा है, तो वो मैं बोलूंगा P1 माइनस P2 चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाई चेंज इन लेंथ। लेंथ में कितना चेंज है? LC। दिस इज माई dp/dx, P1 माइनस P2, यहां पे P1 है, यहां पे P2 है, तो ये चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाई चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ इज LC। ठीक है, और ये नेगेटिव आएगा दोस्तों, dp/dx इज नेगेटिव, तो ये, लेकिन ये तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि P1 बड़ा है P1 से, तो इसका मतलब dp/dx मैं जानता हूं नेगेटिव है, स्लोप मेरा नेगेटिव है, स्लोप तो मेरा नेगेटिव है, लेकिन यहां पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? P1 माइनस P2 तो पॉजिटिव आएगा और ये स्लोप नेगेटिव है, इसलिए मैंने माइनस बाहर लगा दिया। वैसे स्लोप क्या होता है यार, कंफ्यूज मत होइए। देखिए, जो स्लोप होता है वो क्या होता है? फाइनल कंसंट्रेशन विच इज P2 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, वो आएगा LC। तो dp/dx की एक्चुअल वाली ये आएगी, तो अगर मैं माइनस ले लूंगा तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। सही बात है भाई, बोलिए कोई दिक्कत है तो। अब जरा बात सुनिएगा, यहां पे जो होल की कंसंट्रेशन है वो P1 है और यहां पे जो एवरेज कंसंट्रेशन है होल की वो P2 है, इस तरफ। अब मुझे एक बात बताइए, यहां पे अगर मैं कोई अलग से कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं कर रहा हूं, मैंने कोई अलग से पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे अप्लाई नहीं किया, तो मैं ये बोल सकता हूं जो कंसंट्रेशन यहां पे है उसका 50% आपका उधर जाएगा, 50% इधर जाएगा, बिकॉज ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, आप ये बोल सकते हो। ठीक है, तो मैं मान सकता हूं कि 50% इधर जा रहा है, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि 50% कंसंट्रेशन मेरा उधर जा रहा है, P1/2, और यहां पे जो P2 है उसका हाफ इधर आ रहा है। ठीक है, और इसका हाफ जो है वो इधर जा रहा है। तो आप बताओ, जो बीच वाला जो क्रॉस सेक्शन है, बीच वाला जो क्रॉस सेक्शन है, उसको कितनी कंसंट्रेशन क्रॉस कर रही है? P1/2,
तो आपका लेफ्ट टू राइट जा रहा है, माइनस P2/2 जो है वो राइट टू लेफ्ट आ रहा है। ये इतने जो कैरियर कंसंट्रेशन है ये पास कर रही है, ये आपकी नेट उधर की तरफ जा रही है क्योंकि P1 बड़ा है। P1/2 आपका इधर गया और P2/2 आपका इधर आ रहा है, बिकॉज यहां पर टोटल P2 है। मैंने आपको बताया इस P2 का आधा इधर जा रहा है, आधा इधर जा रहा है, मैं इक्विलिब्रियम कंसीडर कर रहा हूं। सिमिलरली P1 का जो होगा वो आधा इधर जा रहा है, आधा इधर जा रहा है। तो नेट जो बीच वाला जो रीजन है, बीच वाला जो क्रॉस सेक्शन है, उसको कितना कंसंट्रेशन पास करेगी। P1/2 इधर है और P2/2 इधर है, तो नेट जो पास करने वाला, जो नेट इसको क्रॉस करने वाली जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, P1/2 माइनस P2/2। अब मुझे एक बात बताओ जरा, अगर मैं ये बोलूं क्या कि मैं 1 सेकंड में देखना चाह रहा हूं 1 सेकंड में कितना चार्ज पास कर गया, अगर इसकी जो वेलोसिटी है, अगर वो थर्मल वेलोसिटी है मेरे पास, अगर उस वेलोसिटी को मैं थर्मल वेलोसिटी की बात कर लूं, जो मेरी वेलोसिटी जिससे आगे जा रहा है वो मान लीजिए मेरे पास थर्मल वेलोसिटी है, तो 1 सेकंड में आप मुझे बताइए ये जो चार्ज है जो नेट आगे की तरफ जा रहा है कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ये डिस्टेंस करेगा V थर्मल इंटू 1, इतनी लेंथ को ये कवर करेगा क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है वो थर्मल वेलोसिटी है। तो 1 सेकंड में आप कह सकते हो V थर्मल इंटू 1, इतनी डिस्टेंस को ये कवर कर लेगा, इतनी डिस्टेंस ये कवर होगी सेमीकंडक्टर के अंदर। अब जरा देखिए, ये मेरा सेमीकंडक्टर है, जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें आपकी जो डिस्टेंस कवर हुई है वो कितनी डिस्टेंस कवर हुई है, V थर्मल। अब मुझे एक बात बताओ जरा, ये जो कंसंट्रेशन है ये तो पर यूनिट वॉल्यूम होती है ना, इतने इस रीजन के अंदर टोटल कंसंट्रेशन क्या है, टोटल कैरियर की नंबर क्या है, कितने कैरियर है इस वॉल्यूम के अंदर। अगर मैं ये निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा बताओ। अगर मैं इस रीजन के अंदर अपने टोटल कैरियर देखना चाहूं तो कितने होंगे, इसका वॉल्यूम देखो पहले क्या आएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इज A इंटू दिस लेंथ इज V थर्मल, क्रॉस सेक्शन एरिया इज A इंटू V थर्मल, क्या कहते हो। ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास इसका वॉल्यूम आ गया, और यूनिट वॉल्यूम के अंदर इतना कैरियर जो था वो पास कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इतने वॉल्यूम के अंदर कितना कैरियर पास करेगा, मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, P1 माइनस P2/2 इंटू A इंटू V थर्मल, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं इतना कैरियर जो है ये आपका पास कर जाएगा, इसमें से इतना कैरियर जो है वो पास करेगा। अब चार्ज क्या है इसके ऊपर, Q, तो Q जो है इतना जो करंट है वो 1 सेकंड में, इतना जो चार्ज है वो 1 सेकंड में पास करेगा। तो इसका मतलब दिस इज चेंज इन चार्ज, और चेंज इन टाइम कितना है, मैंने पहले कितना लिया है, 1 सेकंड। 1 सेकंड में इतना चार्ज जो है वो क्रॉस कर जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू करंट, ये करंट बन जाएगा। दिस इज द चेंज इन चार्ज पर यूनिट टाइम, टाइम इज 1 सेकंड। 1 सेकंड में इतना चार्ज चला जाएगा। अब करंट डेंसिटी क्या आएगी, इस ए को नीचे ले जाओ, तो करंट डेंसिटी जो आएगी दैट विल बी इक्वल टू Q इंटू P1 माइनस P2/2 इंटू V थर्मल। देख सकते हो भाई, एरिया को नीचे लिया ना, करंट पर यूनिट एरिया। अब P1 माइनस P2 की वैल्यू क्या है, यहां से अगर मैं P1 माइनस P2 देखूं तो यहां से आप बोल सकते हो Q इंटू P1 माइनस P2 इज माइनस LC/2 माइनस LC/2, जरा देखिए, और dP/dx। बोलिए दोस्तों, सही लिखा है क्या। P1 माइनस P2 यहां से निकाल लिया, LC को इधर ले आया, ठीक है, और इंटू में V थर्मल, इंटू V थर्मल, दिस इज माई करंट डेंसिटी J। अब फर्दर अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखो तो V थर्मल को इसके साथ लिख देता हूं, तो जरा देखिए क्या बन गया ये, J विल बी इक्वल टू Q इंटू माइनस Q इंटू LC इंटू V थर्मल बाई 2, LC इंटू V थर्मल बाई 2 इंटू dP/dx, इंटू dP/dx, दिस इज J। और ये कौन सी करंट डेंसिटी बताओ, दिस इज डिफ्यूजन करंट डेंसिटी। अब इसको एक मैं नया नाम दे रहा हूं, दिस इज नोन एज डिफ्यूजन कोफिशिएंट DP, दिस इज नोन एज डिफ्यूजन कोफिशिएंट DP। तो जो डिफ्यूजन करंट डेंसिटी आई होल की वजह से, दैट विल बी इक्वल टू माइनस Q dP/dx। ऐसे ही अगर मैं इलेक्ट्रॉन की वजह से डिफ्यूजन करंट डेंसिटी देखता, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी देखता ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, ये ड्यू टू होल थी, इलेक्ट्रॉन की वजह से डिफ्यूजन करंट डेंसिटी देखता, तो Q की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है बस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में, तो ये अपने आप पॉजिटिव बन जाएगा, QDN dN/dx, यहाँ पे dP की जगह dN/dx हो जाएगा, dN/dx। ध्यान से देखिए भाई, ठीक है।
तो इस तरह से मेरे पास क्या बनेगा, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी आएगी। दिस इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, दिस इज ड्यू टू होल। तो टोटल डिफ्यूजन करंट डेंसिटी अगर मैं बात करूं वो क्या बनेगी, दैट विल बी इक्वल टू Q dn dn by dx माइनस Q dp dp by dx। ये मेरे पास टोटल डिफ्यूजन करंट डेंसिटी बनेगी भाई, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि डिफ्यूजन करंट डेंसिटी क्या होगी, कैसे हम डिफ्यूजन, दिस इज नोन एज डिफ्यूजिविटी और डिफ्यूजन कोफिशिएंट। ये होल का है और ये इलेक्ट्रॉन का होगा, इलेक्ट्रॉन भी यही बनेगा LCVTH/2, सेम ही रहता है, ठीक है। LC इज मीन पाथ लेंथ, VTH क्या होगा, थर्मल वेलोसिटी, वो होगा LC/τ। आगे आप पढ़ोगे देखना, LC/τ, ठीक है, आगे आप पढ़ोगे VTH की जगह पे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि डिफ्यूजन कोफिशिएंट क्या होता है और डिफ्यूजन करंट डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, उसको हमने देखा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन मैं जरा देखता हूं इसके ऊपर, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन मैं जरा सोल्व करवा देता हूं इसके ऊपर, तो थोड़ा सा पीछे आइएगा, मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। हाँ जी, तो अब जरा देखिए दोस्तों, तो मैंने आपको बताया कि डिफ्यूजन करंट डेंसिटी क्या होती है, और अभी तक हम ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी देख चुके थे पहले ही। अब हमारे पास टोटल, अगर आप देखोगे टोटल करंट डेंसिटी की अगर मैं बात करूंगा, तो टोटल करंट डेंसिटी में हमारे पास ड्रिफ्ट भी आ गया और डिफ्यूजन भी आ गया, जे ड्रिफ्ट प्लस जे डिफ्यूजन। अब ये मेरे पास टोटल करंट डेंसिटी आएगी, और अगर मैं इसको लिखूं तो बनेगा Q P म्यू P प्लस Qn म्यू N इंटू E प्लस, यहां पे क्या बनेगा जरा बताइए, ये बनेगा Q dn by dx माइनस Q dp by dx। ये टोटल मेरे पास J बनेगा दोस्तों, ये मेरे पास टोटल करंट डेंसिटी है, ध्यान दीजिएगा। डिफ्यूजन प्लस ड्रिफ्ट दोनों आ गए इसके अंदर, इसमें टोटल 4 टर्म्स हैं, बट लकीली हमें, आप देखिएगा आगे चल के, आगे जब हम पढ़ेंगे तो एक ही टर्म यूज होगी, बस एक टाइम पे एक ही टर्म यूज होगी, ठीक है। तो आगे हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखिए। अब एक क्वेश्चन करते हैं, मेरे पास एक क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए क्या क्वेश्चन है। N टाइप गैलियम आर्सेनाइड एट T इक्वल टू 300, N टाइप है मेरे पास और गैलियम आर्सेनाइड है, T की वैल्यू दे रखी है आपको 300 केल्विन, 300 केल्विन। द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन वेरीज लीनियरली फ्रॉम 1 into 10⁻18 to 7 into 10⁻17। x के साथ आपकी कंसंट्रेशन वेरी कर रही है। यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है दैट इज 1 into 10⁻18, यहाँ पे ये है, और समवेयर थोड़ा सा आगे चल के जो कंसंट्रेशन है वो है 7 into 10⁻17। ये कंसंट्रेशन दे रखी है इलेक्ट्रॉन की x के साथ, और जो डिस्टेंस है वो है 0.10 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दैट इज 0.10 सेंटीमीटर, 10%। ये आपको देगा। अब क्या बोल रहा है ये, कैलकुलेट द डिफ्यूजन करंट डेंसिटी इफ द इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन कोफिशिएंट dn इज, dn की वैल्यू जो दे रखी है वो क्या है 225 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आपकी क्या है, dn की वैल्यू आपको दे रखी है, और आपको क्या बताना है सुनिए, कैलकुलेट द डिफ्यूजन करंट डेंसिटी, जे डिफ्यूजन बताना है, ये आपको बताना है इलेक्ट्रॉन का क्या होगा। तो आप बताइए इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन करंट क्या होगा, वो होगा Q dn by dx, सही बात। अब मुझे एक बात आइए, जो dn by dx है पहले वो निकालते हैं। dn by dx नेगेटिव आएगा, यहाँ पे देखिए x के साथ नेगेटिव है, तो कितना बनेगा वो, अगर मैं dn by dx की वैल्यू कैलकुलेट करूं, dn by dx विल बी इक्वल टू, बताओ फाइनल कंसंट्रेशन ये है 7 into 10⁻17 माइनस 10 into 10⁻17, 10⁻18 को मैं इस तरह से लिख सकता हूं ना, डिवाइड बाय चेंज इन लेंथ 0.10 सेंटीमीटर में लिख रहा हूं मैं इसको। तो आप बताइए कि ये भी सब सेंटीमीटर में है ना, तो आप बताइए क्या बन गया, ये बन गया -30 into 10⁻17, ठीक है, पर सेंटीमीटर।
इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं पर सेंटीमीटर। ये बन गया दोस्तों, एक बार देख लीजिए, यहाँ पे -3 बचेगा, नीचे 0.1 है तो 30 लिख दिया, तो 30 × 10⁻17%। ये मेरे पास dN/dx आ गया। अब जरा पुट कर दो जरा यहाँ पे, तो J डिफ्यूजन विल बी इक्वल टू, बताइए Q की वैल्यू क्या होगी, -1.6 × 10⁻19 इंटू, बोलिए dN की वैल्यू है 225 इंटू dN/dx विच इज -30 इंटू 10⁻17। ठीक है भाई, और इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी दोस्तों, दैट विल बी इक्वल टू, वो मैं बताता हूं, वो है 108 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल, तो ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, सिंपल कहानी थी, बड़ा इजी क्वेश्चन था और इजीली हमने इसको सोल्व कर दिया। ठीक है भाई, उम्मीद है आपको ये केस समझ आया, ये क्वेश्चन जो है ये समझ आया। ठीक है, नेक्स्ट जरा देखिए, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब यहां पे मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि डिफ्यूजन करंट क्या होता है। अब एक और नई चीज पढ़ने जा रहा हूं मैं, और मैं आपको बता रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी अगर मेरा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है तो। क्योंकि अगर लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए कोई सेमीकंडक्टर मटेरियल है तो उसके अंदर अगर कंसंट्रेशन अलग अलग है, यहां पे मान लीजिए Nd अलग है, यहां पे हाईली डोप्ड है, यहां पे लाइटली डोप्ड है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी और अंडर इक्विलिब्रियम नेट करंट क्या होना चाहिए, 0। अब आप बोलोगे सर यहां से तो यहां तक होल ये इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होंगे, इधर हायर कंसंट्रेशन इधर लोअर कंसंट्रेशन है तो इलेक्ट्रॉन तो डिफ्यूज होंगे। मान लीजिए मैं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहा हूं बाहर से, एक्सटर्नली कोई फील्ड अप्लाई, कोई एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई नहीं कर रहा हूं, तो ये तो अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, और थर्मल इक्विलिब्रियम है तो करंट मेरा 0 होना चाहिए। 0 कैसे होगा, ये तो करंट डिफ्यूज हो रहा है, ये तो इधर आपका तो इलेक्ट्रॉन इधर डिफ्यूज हो रहे हैं तो करंट तो बनेगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन करंट तो बनना नहीं चाहिए अगर मैंने कोई एक्सटर्नली कोई सोर्स अप्लाई नहीं कर रखा तो अब चलिए उसको समझते हैं। ये हालांकि मैंने एक बार पहले भी लास्ट एपिसोड में, अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट एपिसोड में भी आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था, इसको एक बार दोबारा बताता हूँ आपको। ठीक है ना, मैं इसको इरेज कर देता हूँ एक बार। ठीक है, जरा देखिए दोस्तों, इसी चीज़ को एक बार जरा देखिएगा किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। मान लीजिए मेरे पास कोई सेमीकंडक्टर है, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास कोई सेमीकंडक्टर है, यहाँ पे x = 0 है, यहाँ पे x = L है, और सोचिए मैंने यहाँ पे हाईली डोप्ड कर रखा है, यहाँ पे डोपिंग मैंने बहुत ज्यादा कर रखी है, और यहाँ पे लाइटली डोप्ड है, यहाँ पे लाइटली डोप्ड है। तो अगर मैं ये बोलूं क्या कि देखो, क्योंकि ये मैंने कोई एक्सटर्नली कोई फील्ड अप्लाई की नहीं है, तो इसका मतलब आप क्या बोलोगे, दिस इज अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम, इट इज अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम। और मैंने आपको बताया था थर्मल इक्विलिब्रियम में जो फर्मी लेवल होता है वो आपका फ्लैट होता है। अच्छा, एक और चीज देखिए, यहां पे इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, यहां पे इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन कम है। अगर आपको याद हो, इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन जो होती है अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम वो होगी N0 = Ni e⁻ EF - EFi अपॉन kT, ये बनेगी दोस्तों। या फिर दूसरे तरीके से अगर मैं लिखूं तो N0 विल बी इक्वल टू NC e⁻ EF - EC अपॉन kT। ठीक है भाई, सही बात है। अब जरा देखिए, जहां पे इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, NC तो मेरा फिक्स है, टेम्परेचर मेरा फिक्स है 300 केल्विन, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहां पे ये जो डिफरेंस होगा ये कम होगा, ये जो डिफरेंस होगा ये कम होगा। सिमिलरली यहां से भी मैं यही बोल सकता हूं, Ni तो मेरा फिक्स है 300 केल्विन है, Ni फिक्स रहेगा। अगर N0 ज्यादा हो गया तो मैं बोल सकता हूं EF - EFi जो होगा ये आपका कम होगा। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो, यहां पे जिस तरफ ज्यादा कंसंट्रेटेड है वहां पे EF और EFi के बीच का जो डिफरेंस होगा, एक मिनट, वो ज्यादा होगा भाई, वो ज्यादा होगा, क्योंकि जितना ये बड़ा होगा उतना ज्यादा N0 होगा ना। इस तरफ देखिए, यहां पे N0 लार्ज है यहां के N0 से, तो अगर N0 लार्ज है तो इसका मतलब ये जो डिफरेंस है ये यहां पे ज्यादा होगा, यहां पे EFi जो होगा समवेयर यहां पे होगा, जबकि यहां पे जो EFi होगा वो समवेयर यहां पे होगा, क्योंकि यहां पे N0 कम है तो ये डिफरेंस कम होना चाहिए। तो EFi जो होगा, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, दैट विल बी लाइक दिस, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल विल बी लाइक दिस EFi। या फिर यहां से अगर मैं बोलूं तो यहां से भी मैं बोल सकता हूं, जहां पे N0 मेरा ज्यादा होगा वहां पे आप क्या बोल सकते हो, फर्मी लेवल का EC के साथ जो गैप होगा ये नेगेटिव आना चाहिए ना, ये ज्यादा नेगेटिव होना चाहिए। समझ रहे हो आप मेरा पॉइंट? नहीं, कम नेगेटिव होना चाहिए। पॉइंट को समझिए, यहां पे ये बड़ा कब होगा, जब ये
ये जो डिफरेंस होगा EF माइनस, ये आपका नजदीक होगा, यहां पे समवेयर, यहां पे होगा, EC समवेयर यहां पे होना चाहिए, जरा ध्यान दीजिएगा, दिस इज EC, यहां पे गैप कम है, EC माइनस EF कम नेगेटिव है, अगर ये कम नेगेटिव होगा तो ये एन नोट काफी बड़ा आएगा, ये ज्यादा नेगेटिव होगा तो काफी छोटा हो जाएगा एन नोट, पॉइंट को समझिए। तो इस तरह का आएगा, ये मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो ये EC है, ये EFI है, तो ये मेरे पास EV बन जाएगा, मैं थोड़ा इसको सही से बनाता हूं, ठीक है, EFI, तो EFI जो आएगा दैट विल बी लाइक दिस, दिस इज EFI, ठीक है, मतलब पैरेलल रहेंगे ये, नॉट EFI, EV। ये जो है ये मेरा बैंड गैप है दोस्तों, दिस इज बैंड गैप, EG, बैंड गैप मेरा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, अगर ये आ रखा है तो। लेकिन आपने अभी भी पढ़ा कि सर यहां पे तो फिर करंट फ्लो करेगा, डिफ्यूजन करंट आएगा, जे डिफ्यूजन, लेकिन क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है तो आई क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो इसका मतलब डिफ्यूजन करंट भी आपका क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। वो जीरो कैसे बनेगा, सबसे पहले तो ये देखते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी आपका फर्मी लेवल ऐसे स्लोपी आ जाए, पहली बात तो क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम में तो कभी भी आपका जो फर्मी लेवल होगा वो कभी भी स्लोपी नहीं होगा, वो आपका फ्लैट होगा, लेकिन यहाँ पे जो इंट्रिंसिक फर्मी लेवल है वो स्लोपी है। एक चीज याद रखिए ऑलवेज, क्या, अगर इंट्रिंसिक फर्मी लेवल या फिर कंडक्शन बैंड लेवल, कंडक्शन बैंड एज लेवल या फिर वैलेंस बैंड एज लेवल, अगर ये स्लोपी आ जाए एक्स के साथ अगर ये स्लोपी आ जाए, ये एक्स के साथ है, ये ध्यान देना भाई, एक्स के साथ है, एक्स के साथ अगर ये स्लोपी आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी उस मटेरियल के अंदर, इस मटेरियल के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी अगर ये स्लोपी आ गए तो। फर्मी लेवल ऑलवेज फ्लैट रहेगा अगर इक्विलिब्रियम में है तो, अगर आपका सेमीकंडक्टर थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो फर्मी लेवल ऑलवेज फ्लैट रहेगा, लेकिन EC आपका स्लोपी आएगा बिकॉज कंसंट्रेशन अलग अलग हो रखी है, ठीक है। अब उससे क्या होगा सुनिए, तो यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, अब वो फील्ड की वैल्यू कैसे निकालें, अब वो फील्ड क्या होगी वो जरा देखिए। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, क्या मैं आपको डिराइव करवा चुका हूं, ये मैंने आपको बताया था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू चेंज इन पोटेंशियल माइनस E डॉट DL कराया था ना मैंने, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं du इज इक्वल टू Q dV और बाई dx कर दो बोथ साइड, तो बाई dx ये हो जाएगा। बोलिए दोस्तों क्या कहते हैं, तो यहां से अगर मैं dV बाई dx की बात करूं, dV बाई dx विल बी इक्वल टू 1 बाई Q du बाई dx, ये बन जाएगा दोस्तों, सही है। लेकिन मेरे को जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो जो आएगी वो होती है माइनस dV बाई dx, माइनस dV बाई dx में भी, हाँ, तो अगर आप देखोगे तो ये बन जाएगा माइनस 1 बाई Q du बाई dx, लेकिन Q जो है इलेक्ट्रॉन अगर हम मान लीजिए तो इसका चार्ज जो है नेगेटिव होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 बाई E du बाई dx इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगा दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। अब जरा ध्यान से देखो, du बाई dx इस तरफ x में पॉजिटिव है, स्लोप मेरा पॉजिटिव है, इसका मतलब इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ये भी मेरा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इसका जो नेगेटिव साइन था वो इस नेगेटिव के साथ कंपनसेट कर दिया, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इस तरफ वापिस इधर की तरफ उल्टा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को इधर खींचेगी। अब आप समझ गए होंगे नेट करंट जीरो का कैसे होगा। जरा देखिए, डिफ्यूजन करंट क्या कोशिश करेगा, उधर इलेक्ट्रॉन को जाने की कोशिश करेगा, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन उधर जाता चला जाएगा, इस रीजन में जो ये वाला रीजन है, जो इधर वाला रीजन है, इसमें आयोनाइज्ड इंप्योरिटी बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन उधर चलता चला जाएगा, इधर आपकी आयोनाइज्ड इंप्योरिटी रह जाएगी और इधर इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो जाएगा, इधर इलेक्ट्रॉन आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में क्रिएट हो जाएगी, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये जो इलेक्ट्रॉन उधर से इधर जा रहा है, जो ये एनडी वाला इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, उसको जाने नहीं देगा, उसको ये इस तरफ अट्रैक्ट करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जो डिफ्यूजन है वो तो इधर से इधर हो रहा है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रॉन को इधर जाने नहीं दे रही, वो उधर जाने दे रही, उसको इधर खींच रही है। तो इसका मतलब नेट इफेक्ट क्या होगा, एक पॉइंट पे जाके आपका ये खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होना बंद हो जाएगा। थर्मल इक्विलिब्रियम में करंट क्या आएगा, जीरो। तो पॉइंट को समझिए कि अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम करंट जीरो कैसे होता है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो कैसे आती है, ठीक है। अब इसके ऊपर थोड़ा और डिस्कशन करता हूं, मैं फील्ड की एग्जैक्ट वैल्यू निकालता हूं, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालता हूं। जरा देखिए, अगली स्लाइड पे आता हूं और मैं जरा इसको रब कर देता हूं, ठीक है। अब जरा फील्ड की एग्जैक्ट वैल्यू देखते हैं भी क्या आएगी, ठीक है। फील्ड की एग्जैक्ट वैल्यू देखते हैं क्या आएगी। सुनिए, मुझे एक बात बताइए, मैं जानता हूं एन नॉट इक्वल टू, ये मेरे पास कोई सेमीकंडक्टर है, ठीक है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है एन डी
उसकी जो डोपिंग है वो एक्स के साथ बदल रही है। सोचिए यहां पे हाईली डोप्ड है, सोचिए एनडी जो है वो हाईली डोप्ड है, हेवीली डोप्ड है, और यहां पे मान लीजिए लाइटली डोप्ड है। इसका मतलब एक्स के साथ ये बदल रही है, ये मेरा एक्स है। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन लिखूं तो वो बनेगा Ni e की पावर EF माइनस EFi अपॉन KT। यही फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है जी। और मैं जानता हूं क्या कि N नॉट, अगर मैं क्वाजी फर्मी वो ले लूं, क्वाजी इक्विलिब्रियम ले लूं, मतलब मैं मान के चल रहा हूं कि भाई इक्विलिब्रियम मेरा डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, ठीक है। N नॉट को अप्रोक्सीमेटली मैं लिख लेता हूं NDX, मतलब मैं मान रहा हूं कि काफी लार्ज है NDX, ठीक है ना, हर जगह काफी लार्ज है, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से कर देता हूं, तो यहां पे मैं बोलूंगा NDX इज इक्वल टू Ni e की पावर EF माइनस EFi अपॉन KT। सही बात है। अब यहां से अगर आप देखें तो e की पावर EF माइनस EFi अपॉन KT विल बी इक्वल टू, बोलिए क्या बनेगा, विल बी इक्वल टू NDX अपॉन Ni। और यहां से अगर मैं EF माइनस EFi की बात करूं, दैट विल बी इक्वल टू KT ln NDX अपॉन Ni। बोलिए दोस्तों कोई दिक्कत है तो यहां तक, ठीक है। अब मुझे तो ये स्लोप चाहिए ना, एनर्जी का स्लोप, चाहे तो इसका स्लोप निकाल लो, चाहे इसका स्लोप निकाल लो, चाहे इसका स्लोप निकालो, एक ही बात है, तो सेम ही स्लोप रहेगा, बिकॉज ये बिल्कुल पैरेलल लाइंस है, ठीक है ना। तो अब बताइए अगर मैं इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले लूं बोथ साइड, तो बताइए ये क्या बन जाएगा, ये तो कांस्टेंट है EF, इसका तो डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, तो बन जाएगा माइनस DEFi बाई DX विल बी इक्वल टू KT, और इसका डेरिवेटिव लो, तो इसका डेरिवेटिव लोगे तो नीचे NDX आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा Ni इंटू DNDX बाई DX, और नीचे आ जाएगा Ni से Ni कट जाएगा। इसका डेरिवेटिव ले लिया मैंने विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां से क्या मिल गया दोस्तों मेरे पास, यहां से मुझे मिल गया DEFi बाई DX विल बी इक्वल टू माइनस KT अपॉन NDX DNDX बाई DX। ध्यान से देखिए, कुछ इस तरह का मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, एनर्जी का स्लोप मैंने निकाल लिया। अब बताओ मुझे तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ना भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये जो वैल्यू आई है डिवाइड बाई E कर दीजिए, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड दैट विल बी इक्वल टू माइनस KT बाई E NDX DNDX बाई DX। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो मैंने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, ठीक है। अब सुनिए इसके ऊपर क्यों ना एक क्वेश्चन हो जाए, तो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके ऊपर, फिर आज का जो एपिसोड होगा वो हमारा खत्म हो जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको आइंस्टाइन रिलेशन बताऊंगा, मतलब इन दोनों करंट में कौन कौन से करंट, एक आपका डिफ्यूजन करंट और एक आपका ड्रिफ्ट करंट, इन दोनों के बीच एक रिलेशनशिप बनाएंगे, ठीक है, जिसको हम आइंस्टाइन रिलेशन बोलते हैं, और उसके बाद हम होल इफेक्ट पढ़ेंगे भाई, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन हो जाए इसके ऊपर, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको, तो इस स्लाइड पे मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए भाई क्वेश्चन देखिए, मेरे पास एक क्वेश्चन है, हाँ जी क्वेश्चन जरा देखिए क्या है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कह रहा है अज्यूम द डोनर कंसंट्रेशन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर एट 300 केल्विन इज गिवन बाय, कोई मेरे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है एट 300 केल्विन है, आपको डोनर कंसंट्रेशन दे रखी है, और डोनर कंसंट्रेशन क्या दे रखी है सुनिए, NDX इज इक्वल टू 10⁻16 minus 10⁻19 x, and x is in सेंटीमीटर, और ये दे रखा है सेंटीमीटर इनवर्स पर सीसी दे रखा है आपको, ठीक है ना। ये आपको x के साथ इस तरह की कंसंट्रेशन दे रखी है, x के साथ इस तरह बदल रहा है पर यूनिट वॉल्यूम, पर सीसी, ठीक है। तो इसको मैं पर सीसी कर देता हूं, पर सीसी, ठीक है। ये आपको NDX दे रखा है, आपसे क्या पूछा है सुनिए, आपसे पूछा है x इज इन द रेंज ऑफ, x की वैल्यू यहां पे 0 है, और यहां पे जो x की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर x की रेंज दे रखी है आपको,
ओके, आपसे क्या पूछा है, डिटरमिन द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है क्या होगी, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी। आप पहले तो ये समझिए कि जो करंट आएगा वो जीरो क्यों आएगा थर्मल इक्विलिब्रियम में, पहले तो इसको समझिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को इधर खींच रही है और डिफ्यूजन की वजह से इलेक्ट्रॉन उधर जाना चाहता है, तो नेट इफेक्ट जब बैलेंस हो जाएंगे तब करंट आपका जीरो हो जाएगा। तो थर्मल इक्विलिब्रियम में करंट आपका जीरो हो जाता है, ठीक है भाई, याद रखिएगा। हाँ, तो आइए अब जरा मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। अब ये कैसे देखें, अभी अभी हमने डिराइव किया है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, फॉर्मूला हमने डिराइव किया, क्या है बताइए फॉर्मूला, के टी अपॉन ई माइनस के टी अपॉन ई एन डी एन डी एक्स बाई डी एक्स। तो सबसे पहले तो ये डी एन डी एक्स बाई डी एक्स स्लोप निकालते हैं, एक्स बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। दिस विल बी इक्वल टू माइनस 10⁻⁹। ये आ गया। अब यहां पे मैं पुट कर सकता हूं, ठीक है, के टी की वैल्यू मुझे पता है 300 केल्विन पे क्या होती है, तो माइनस 0.0259 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई ई, ई को ई से कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6, ये कट जाएगा ना इससे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब 1.6 × 10⁻⁹ वोल्ट, ठीक है, तो ये ई से ई कट जाएगा। अच्छा, यहां पे जो इसकी वैल्यू है वो है माइनस 10⁻⁹ और नीचे एनडीएक्स है, एनडीएक्स इज 10⁻16 माइनस 10⁻⁹ एक्स, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, ई एक्स, अलग अलग एक्स पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो अब सुनिए, आपसे क्या पूछा बताओ, आपसे पूछा है डिटरमिन द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको ये बताना है, ठीक है। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाले, x = 0 पे देखिए, एट x = 0, x = 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं क्या होगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो जब आप 0 पुट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस 0.0259 और ये प्लस बन जाएगा इंटू 10⁻⁹ अपॉन 10⁻16, ठीक है, ये बन जाएगा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट x = 0। और वो क्या बनेगा, वो बनेगा 25.9 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी दोस्तों, ठीक है। आप देख सकते हो किस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। ऐसे आप x = यहां पे भी बता सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्या होगी, ठीक है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि क्या फॉर्मूला बनेगा, किस तरह से हम डिराइव करेंगे फॉर्मूले को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का लास्ट टाइम मैं बताना भूल गया था, लास्ट टाइम जब मैं आपको यही कंसेप्ट आपको समझा रहा था, यही वाला एनर्जी वाला, तो उस टाइम मैंने सिर्फ ये बताया था, इससे आगे मैं नहीं करवाया था। तो इससे आगे मैंने आपको अभी करवा दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की कैसे हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आपको ये जो लेक्चर था ये समझ आया भी। तो नेक्स्ट एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम एक हॉल इफेक्ट को समझेंगे और एक जो डिफ्यूजन करंट है और जो ड्रिफ्ट करंट है, इन दोनों को मर्ज करेंगे और उनको हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो आज के एपिसोड में हम इतना ही करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आया ये पूरा एपिसोड। अगर आपको इससे कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, उससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ये जरूरी है। ये हमारा QR कोड है मोबाइल ऐप के लिए, तो इसको स्कैन कर लीजिए। अगर ये स्कैन नहीं हो पाता है तो CES लर्निंग सर्च कीजिए, यहाँ से आप हमारी मोबाइल ऐप पे पहुँच जाओगे, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। वहाँ से आप कोर्सेज की जानकारी ले सकते हो, कोर्सेज को परचेज भी कर सकते हो। सिमिलरली ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ से भी आप कोर्सेज की जानकारी ले सकते हो, www.cesedu.co.in। तो यहाँ पे कोर्सेज को परचेज कर सकते हो, कोर्सेज की जानकारी भी ले सकते हो। ये हमारे नंबर है, किसी भी नंबर पे अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी करनी है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, किसी भी नंबर पे, ठीक है जी। 2 नंबर है, दोनों में से किसी पे भी कर सकते हो। तो आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, आपने इंटरेस्ट दिखाया इस लेक्चर के लिए, एंड नेक्स्ट टाइम फिर से मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर।